आज यूकेपीएससी लेक्चर स्क्रीनिंग एग्जाम 2021 के लिए मैं लाया हूं अपना नया वीडियो। और इस वीडियो में हम बात करेंगे वर्ष 2014 में लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित प्रवक्ता भर्ती परीक्षा के पेपर सॉल्यूशन की। फ्रेंड्स, वर्ष 2014 में भी इसी तरह की स्क्रीनिंग परीक्षा ली गई थी जैसे कि 2021 में ली जा रही है। और जबकि 2017 में जो प्रवक्ता भर्ती परीक्षा हुई थी उसमें डायरेक्ट सब्जेक्ट के प्रश्न पूछे गए थे। तो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप 2014 में जो स्क्रीनिंग परीक्षा हुई थी उसके फॉर्मेट को देखें और उसमें पूछे गए प्रश्नों से आप बहुत सारे आइडियाज ले सकते हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्रवक्ता भर्ती परीक्षा 2014 का पेपर हल मैं आपको यहाँ पर बताने जा रहा हूँ। आप इस वीडियो को पूरा देखें और इस पेपर फॉर्मेट के आधार पर आप अपनी तैयारी को जारी रखें। और यदि आप उत्तराखंड द्वारा आयोजित टीईटी परीक्षा में भाग लेना चाह रहे हैं तो भी आप इस वीडियो को पूरा देख सकते हैं, क्योंकि शिक्षण अभिरुचि का एक बहुत बड़ा पोर्शन टीईटी में भी पूछा जाता है। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें और यदि आपको पसंद आए तो इसे लाइक करना न भूलें और चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस पेपर में शिक्षण अभिरुचि से संबंधित 40 प्रश्न हैं और पेपर में इनका क्रमांक है क्वेश्चन नंबर 71 से क्वेश्चन नंबर 110 तक। तो आइए देखते हैं प्रश्न और उनके हल। पहला प्रश्न है, एडुसेट कब प्रक्षेपित किया गया था? तो इसका सही जवाब है वर्ष 2004 में और इसकी प्रक्षेपण तिथि थी 20 सितंबर 2004। तो एडुसेट शिक्षा से संबंधित एक उपग्रह है और जिसका वास्तविक नाम है GSAT-3। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओवरहेड प्रोजेक्टर क्या है? कठोर शिल्प या कोमल शिल्प? तो इसको अगर हम इंग्लिश वर्जन इसका देखें तो आप बड़ी आसानी से इसको बता देंगे कि यह एक कठोर शिल्प है। कठोर शिल्प का मतलब हार्डवेयर और कोमल शिल्प का मतलब सॉफ्टवेयर। क्वेश्चन नंबर 73, शिक्षा बिना बोझ के एजुकेशन विदाउट बर्डन नामक रिपोर्ट किसने प्रस्तुत की? तो फ्रेंड्स, एजुकेशन विदाउट बर्डन जो रिपोर्ट प्रस्तुत की वो की यशपाल समिति के द्वारा प्रस्तुत की गई। और यशपाल समिति की जो रिपोर्ट है जिसका शीर्षक है एजुकेशन विदाउट बर्डन, उसी को एक व्यापक नाम से जाना जाता है और वह नाम है NCF 2005, जिसकी की पिछले दशक में बहुत ज्यादा चर्चा रही और जिसके आधार पर ही पाठ्यक्रम तैयार किए गए हैं। तो NCF 2005 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का ही एक भाग है। इसी प्रकार से जनार्दन समिति, पटेल समिति या राममूर्ति समितियों के बारे में भी अगर आप जानना चाहते हैं तो मैं जल्द ही एक और नया वीडियो लेकर के आऊंगा जिसमें शिक्षा आयोग और शिक्षा नीतियों पर हम विस्तार में चर्चा करेंगे, तो आप उस वीडियो को भी जरूर देखिएगा। अगला प्रश्न है, प्राथमिक शिक्षा में शाला त्याग यानी कि ड्रॉप आउट का क्या मतलब है? तो ड्रॉप आउट का मतलब ये है कि विद्यार्थी अपनी प्राथमिक शिक्षा को पूरी किए बिना अगर स्कूल छोड़ देता है तो उसे शाला त्याग कहते हैं या इसे कहते हैं अपव्यय। तो सही जवाब है ऑप्शन ए। और अपव्यय का मतलब होता है वेस्टेज। और प्राथमिक शिक्षा से जुड़ी हुई एक और समस्या है अवरोधन यानी स्टेग्नेशन। और अवरोधन का मतलब होता है कि यदि विद्यार्थी किसी कक्षा में एक से अधिक साल लगाता है तो उसे कहा जाएगा स्टेग्नेशन। अगला प्रश्न है, शिक्षा आयोग की रिपोर्ट का क्या नाम है? शिक्षा आयोग की रिपोर्ट का नाम है शिक्षा एवं राष्ट्रीय विकास। तो फ्रेंड्स, जो मेरा अगला वीडियो आने वाला है उसमें डिटेल में आपको मैं बताऊंगा कि आजादी के बाद भारत में कौन कौन से शिक्षा आयोग गठित किए गए और उनके सुझाव क्या क्या थे। तो इनमें से राधाकृष्णन आयोग, मुदालियर आयोग और कोठारी आयोग ज्यादा प्रसिद्ध हैं। और 1968 की शिक्षा नीति और 1986 की शिक्षा नीति पर हम चर्चा करेंगे। तो वहां पर आपको डिटेल में मिलेगा कि जो शिक्षा आयोग है वह है कोठारी आयोग और इसका गठन हुआ था 1964 में। तो कोठारी आयोग ने अपनी सिफारिशें जिस शीर्षक में प्रस्तुत की उसका नाम है शिक्षा एवं राष्ट्रीय विकास। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको लाइक करें और अगर आप अपनी परीक्षा तैयारी को इंटरेस्टिंग वे में करना चाह रहे हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण की श्रव्य सहायक सामग्री नहीं है? तो देखिए, रेडियो, टेप रिकॉर्डर और ग्रामोफोन दोनों से शिक्षा हम सुन करके ले सकते हैं, जबकि श्यामपट्ट एक दृश्य सामग्री है। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा श्यामपट्ट श्रव्य सहायक सामग्री नहीं है। अगला प्रश्न, मूल्यों के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने प्रतिपादित किया? सही जवाब है इसका स्प्रेंजर। कई मनोवैज्ञानिकों के द्वारा व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया गया और इनमें से मूल्यों के आधार पर जिन्होंने व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया वो थे स्प्रेंजर। और स्प्रेंजर ने
मूल्यों को 6 वर्गों में विभाजित किया। सैद्धांतिक मूल्य, आर्थिक मूल्य, सामाजिक मूल्य, राजनीतिक मूल्य, धार्मिक मूल्य और सौंदर्यात्मक मूल्य। तो सही जवाब है इसका स्प्रेंजर। अगला प्रश्न, व्यवहार तकनीकी आधारित है मनोविज्ञान पर और इस तकनीकी को प्रस्तुत किया था B.F. स्किनर ने। अगला प्रश्न, मूल्य व्यवहार के निर्धारक कारक हैं। तो यह फिर से मनोविज्ञान का प्रश्न है और इस कथन को कहा था लूमीज ने। इस प्रकार की कोटेशन, एक या दो कोटेशन इस प्रश्न में जरूर पूछी जाती हैं। वह मनोविज्ञान से हो सकती हैं, शिक्षण सिद्धांत से हो सकती हैं या शैक्षिक तकनीकी से हो सकती हैं। तो उस जो इंपॉर्टेंट कोटेशंस हैं इनको भी आपको याद रखना चाहिए। अगला प्रश्न है, विद्यालयों में अनुशासनहीनता के लिए उत्तरदायी कारक हैं और ऑप्शन दे रखे हैं दोषपूर्ण शिक्षण विधियां, अध्यापकों में नेतृत्व की कमी, मूल्यों की कमी। तो इस तरह के प्रश्नों को अगर आप ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे तो आपको स्पष्ट उत्तर पता चल जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो स्पष्ट जो उत्तर हमें दिख रहा है उसमें सभी दिख रहे हैं, तो ऑप्शन हो जाएगा डी। अगला प्रश्न, प्रधानाध्यापक का मुख्य कार्य है। यहाँ पर भी बिना सोचे आप ऑप्शन डी उपयुक्त सभी पर टिक कर सकते हैं। अगला प्रश्न, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का संबंध है। सही जवाब है प्राथमिक शिक्षा से। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड क्या है? यह वर्ष 1987-88 में प्रारंभ हुआ, प्राथमिक शिक्षा से संबंधित था और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की सिफारिशों के आधार पर लागू किया गया। और इसमें जो मुख्य बात थी वह यह थी कि प्राथमिक शिक्षा में जो न्यूनतम आवश्यक सामग्री है, कक्षा कक्ष, शिक्षक और शिक्षण सामग्रियां, वो प्रत्येक विद्यालय को उपलब्ध कराए जाने की सिफारिश इसमें की गई। और एक और प्रश्न ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड से पूछा जाता है कि यह कौन सी पंचवर्षीय योजना में लागू किया गया। तो इसका सही जवाब है 7वीं पंचवर्षीय योजना। अगला प्रश्न है, मूल्य ह्रास का एक कारण हो सकता है। देखिए, जनसंख्या विस्फोट, अधिक शिक्षा, धनी होना या वैज्ञानिक जागरूकता। तो जो नेगेटिव टर्म है जनसंख्या विस्फोट, यही इसका सही जवाब हो सकता है, क्योंकि अधिक शिक्षा होना या धनी होना या वैज्ञानिक होना कहीं से भी मूल्य ह्रास का परिणाम नहीं हो सकती। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, शिक्षण के 14 कौशलों को दिया था। तो सबसे पहले बात करेंगे कि शिक्षण कौशल क्या है। शिक्षक द्वारा अपने शिक्षण को प्रभावी बनाने के उद्देश्य से अपनी कक्षा में जो भी व्यवहार या व्यूह रचना की जाती है वह कहलाता है शिक्षण कौशल। तो शिक्षण कौशल कई प्रकार से हो सकता है। तो जो शिक्षण के 14 कौशल प्रतिपादित किए थे वो किए थे एलन एवं रेयान ने, और इन कौशलों में प्रमुख हैं प्रश्न कौशल, खोजपूर्ण प्रश्न कौशल, दृष्टांत या उदाहरण कौशल, पुनर्बलन कौशल, उद्दीपन परिवर्तन कौशल या श्यामपट कौशल, और इसी प्रकार से और भी बहुत सारे कौशल। अगला प्रश्न देखते हैं, स्वतंत्रता के पश्चात भारत सरकार के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे। तो इसका सही जवाब है मौलाना अबुल कलाम आजाद। और एक और प्रश्न इस बनता है कि मौलाना अबुल कलाम आजाद का जन्मदिन मनाया जाता है 11 नवंबर को, और 11 नवंबर को यह दिन मनाया जाता है राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में। प्रश्न नंबर 86, मानव आवश्यकताओं का पदानुक्रम दिया गया है। मानव आवश्यकताओं का जो पदानुक्रम दिया गया है वो दिया गया है मनोवैज्ञानिक मास्लो द्वारा। भारत में इंटरनेट सुविधा कब प्रारंभ की गई। सही जवाब है 1995। मैं नहीं आप एक आदर्श वाक्य है राष्ट्रीय सेवा योजना का। तो अगर लास्ट एग्जाम में राष्ट्रीय सेवा योजना का मोटो पूछा गया तो हो सकता है कि इस बार एनसीसी या स्काउट एवं गाइड का मोटो आपको पूछा जाए। तो लगे हाथों में भी देख लेते हैं। नेशनल कैडेट कोर का जो आदर्श वाक्य है वह है एकता और अनुशासन, यूनिटी एंड डिसिप्लिन, और इसी प्रकार स्काउट एवं गाइड का जो मोटो है वो है बी प्रिपेयर्ड। भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय कौन सा बना। सही जवाब है एसएनडीटी महिला विश्वविद्यालय, और यह विद्यालय बना था 1916 में। एसएनडीटी का पूरा नाम है श्रीमती नाथीबाई दामोदर ठाकरे। अगला प्रश्न, संविधान के किस संशोधन अधिनियम के द्वारा शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया। तो यह प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, और इससे संबंधित एक प्रश्न अवश्य पूछा जाता है। तो इसका सही जवाब है 86वां संविधान संशोधन अधिनियम, और यह संविधान संशोधन अधिनियम पास किया गया था वर्ष 2002 में। इससे संबंधित जो अन्य प्रश्न हैं उनमें
सबसे पहला प्रश्न ये आता है कि इस संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में कौन कौन से अनुच्छेद प्रभावित हुए या किन अनुच्छेदों में संशोधन किया गया। अगला प्रश्न, निम्नलिखित आयोगों में से किसने ग्रामीण विश्वविद्यालयों की स्थापना का सुझाव दिया। तो फिर से शिक्षा आयोग के बारे में प्रश्न है और इन शिक्षा आयोगों के बारे में विस्तृत जानकारी मेरे अगले वीडियो में आने वाली है, तो आप उस वीडियो को भी जरूर देखें। तो यहाँ पर सवाल पूछा गया था ग्रामीण विश्वविद्यालयों की स्थापना का सुझाव किसने दिया। तो चूंकि राधाकृष्ण आयोग विश्वविद्यालय आयोग है तो उसी ने सिफारिश की होगी, तो सही जवाब है यहाँ पे राधाकृष्ण आयोग। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक करना न भूलें। अगला प्रश्न है, मुदालियर आयोग का कार्य क्षेत्र क्या था। तो मुदालियर आयोग माध्यमिक शिक्षा से संबंधित सिफारिशों के लिए था, तो इसका सही जवाब हो जाएगा माध्यमिक शिक्षा। सर्व शिक्षा अभियान एसएससी कब शुरू किया गया। सही जवाब है 2001 में, और अब इस एसएससी का मतलब हो गया है समग्र शिक्षा अभियान। तो समग्र शिक्षा अभियान के बारे में आप पूरी डिटेल रखिएगा, इससे प्रश्न जरूर आने वाला है। अगला प्रश्न, शिक्षण कौशलों का विकास किया जाता है। तो अभी हमने बताया था कि शिक्षण कौशल 14 प्रकार के बताए गए थे, और इन शिक्षण कौशलों का जो विकास किया जाता है वो होता है सूक्ष्म शिक्षण के द्वारा। तो सही जवाब है ऑप्शन बी। एवं अवरोधन, वेस्टेज एंड स्टेगलेशन, इसकी समस्या की सबसे पहले ध्यान खींचा गया था हार्टॉग कमेटी में, और हार्टॉग कमेटी, सैडलर आयोग या हंटर कमीशन, इन सारी बातों के बारे में हमने डिटेल में चर्चा की है अपने पिछले वीडियो में। तो आशा है आपने वो वीडियो देखा होगा, और अगर वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, और यहाँ पर आई बटन में भी मैंने वो वीडियो लगा रखा है, तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। लेकिन इस वीडियो को पहले पूरा देख लीजिएगा। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन का प्रारंभ किया गया। सही जवाब है वर्ष 1988 में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी के द्वारा 5 मई 1988 को साक्षरता मिशन प्रारंभ किया गया। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सिफारिश राधाकृष्ण आयोग के द्वारा की गई थी, और इसी सिफारिश के आधार पर वर्ष 1953 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना की गई। शिक्षा से संबंधित जितनी भी एजेंसीज हैं, एनसीईआरटी, यूजीसी, एनसीटी या नॉलेज कमीशन, इन सारी चीजों पर भी एक वीडियो में लेकर के आऊंगा बहुत जल्दी, तो आप उसे भी देखें। और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न नंबर 98, विद्यालय का आंतरिक अनुशासन संभाला जाता है। तो जो आंतरिक अनुशासन है उसके लिए उत्तरदायी है या उसको संभालने का कार्य है विद्यालय के प्रधानाध्यापक का। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, एनसीटी को किस वर्ष एक वैधानिक संस्था घोषित किया गया। नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स एजुकेशन। तो संसद के द्वारा एक अधिनियम पारित करके इसे एक वैधानिक संस्था बनाया गया, और ये था वर्ष 1993। तो किस वर्ष इसको वैधानिक संस्था घोषित किया गया, इसमें जवाब आएगा 1993। लेकिन इसका जो कार्य प्रारंभ हुआ, किस तिथि से इसने कार्य प्रारंभ किया, उसमें सही जवाब होगा 17 अगस्त 1995। अगला प्रश्न फिर एनसीटी से ही संबंधित है, और एनसीटी का क्षेत्रीय कार्यालय निम्न में से किस शहर में नहीं है। तो फ्रेंड्स, आपको जानना चाहिए कि एनसीटी के 4 क्षेत्रीय कार्यालय हैं, उनमें से जो चेन्नई में यह कार्यालय नहीं है, तो सही जवाब होगा यहाँ पर चेन्नई। तो अब प्रश्न ये है कि वह क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ कहाँ है। तो पहला जवाब है भुवनेश्वर, जो विकल्प में दिया गया है, भोपाल भी विकल्प में दिया गया है, जयपुर भी विकल्प में दिया गया है, लेकिन जो चौथा स्थान है वो चेन्नई नहीं है, बल्कि वो है बेंगलुरु। प्रश्न नंबर 101 फिर से शिक्षा आयोगों से संबंधित प्रश्न है, और 4 शिक्षा आयोग दिए गए हैं, उनका सही कालक्रम आपको बताना है। तो यहाँ पर देखेंगे सही जवाब होगा 3, 2, 1, 4 यानी ऑप्शन बी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 1953 में स्थापित किया गया, माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952 में, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग जिसे कि राधाकृष्ण आयोग भी कहते हैं 1948 में गठित किया गया, और शिक्षा आयोग जिसे कोठारी आयोग कहते हैं वह 1964 में गठित किया गया। तो सही क्रम अगर हो जाएगा तो 1948 यानी 3, फिर 52 2, फिर 53 1, और फिर 64 4। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन प्रदर्शन कौशल से संबंधित नहीं है। और जो अनुबोधन है यानी जानकारी देना या समझना, यह प्रदर्शन कौशल में शामिल नहीं है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन डी। और अनुबोधन का मतलब है प्रॉम्प्टिंग। तकनीकी के 3 C's का अर्थ है कंप्यूटर, कंटेंट और कम्युनिकेशन। तो हो जाएगा ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सी
अगला प्रश्न है कि कौन सी परिमाणात्मक मापन की विशेषता नहीं है? ऐसा मापन जिसमें कि परिमाण दिया जाए, यानी कि जिसमें काउंटिंग हो सके। देखो 0 पॉइंट परिमाण है। आत्मनिष्ठा और वस्तुनिष्ठा की अगर हम बात करें तो सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर आत्मनिष्ठा, और आत्मनिष्ठा का मतलब है सब्जेक्टिविटी, जबकि वस्तुनिष्ठा का मतलब है ऑब्जेक्टिविटी। तो अगर 0 पॉइंट की बात करें, ऑब्जेक्टिविटी की बात करें, या निश्चित एवं पूर्ण मूल्य की इकाइयों की बात करें, तो ये सब परिमाणात्मक मापन है, जबकि आत्मनिष्ठा यानी सब्जेक्टिविटी परिमाणात्मक मापन नहीं है। अगला प्रश्न है 10+2+3 शिक्षा व्यवस्था को किसने लागू किया था? सही जवाब है इसका राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अनुसार। लेकिन यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि सबसे पहले 10+2+3 का जो सुझाव दिया था वो दिया था कोठारी कमीशन ने। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 ने भी इसको सुझाव दिया था, लेकिन पूरे देश में अनिवार्य रूप से यह लागू की गई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की सिफारिशों के आधार पर। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के अध्यक्ष थे सेन पित्रोदा। पुनः निर्देशन किस शिक्षण कौशल का घटक है? सही जवाब होगा खोजपूर्ण प्रश्न पूछने का कौशल। अनुशासनहीनता के निवारण हेतु किस उपागम का प्रयोग करना चाहिए? सुधारात्मक और निरोधात्मक दोनों प्रकार के आप प्रयोग अनुशासनहीनता के निवारण के लिए किए जा सकते हैं। राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान प्रारंभ किया गया, यानी रूसा। तो राष्ट्रीय शिक्षा उच्चतर अभियान प्रारंभ किया गया है मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा। सही जवाब ऑप्शन बी। और लास्ट क्वेश्चन है शिक्षण अभिरुचि के पोर्शन में कौन सा शिक्षण आव्यूह प्रभुत्ववादी शिक्षण आव्यूह में सम्मिलित नहीं है? तो प्रभुत्ववादी शिक्षण में होगा खोज शिक्षण आव्यूह, क्योंकि खोज शिक्षण में शिक्षक का प्रभुत्व नहीं है, बल्कि छात्र अपनी फ्रीडम के हिसाब से शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। तो सही जवाब होगा खोज शिक्षा आव्यूह। और इस प्रकार से ये शिक्षण अभिरुचि के 40 प्रश्न जो वर्ष 2014 में पूछे गए थे आपने देखे, और आशा है कि आप इसे समझे होंगे पैटर्न को। इसी तरह के बहुत सारे वीडियोज में लेकर के आने वाला हूं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल पर अपलोड किए जाने वाले प्रत्येक वीडियो को देखें और अपनी तैयारी अच्छे ढंग से करें। परीक्षा की तिथि से पहले मैं उत्तराखंड राज्य से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न भी लेकर के आऊंगा इस चैनल पर। तो मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।